नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी हिंदी साहित्य की क्लास, जो कि होगी टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, तो आज से क्लास शुरू करने वाले हैं। तो मेरा विषय रहेगा हिंदी। हिंदी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके से हमने व्याकरण का कवर किया हुआ है उसी तरीके से साहित्य को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को लेते हुए और कुछ नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी लेके जरूर बैठ जाइएगा। कोशिश करिएगा कि आप लोग के हाथ में पेन कॉपी होगी। ठीक, तो जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी रहेगी, और जितनी चीजें बताई जाएंगी उसको कोशिश करिएगा नोट करने के लिए, क्योंकि जितनी भी चीजें बताई जाएंगी वे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, और जितने बच्चे हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। अगर चाहते हैं कंप्लीट बैच के साथ जुड़ना टीजीटी पीजीटी के लिए, हिंदी के लिए या संस्कृत के लिए या अन्य विषय के लिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अपना जो भी क्वेरी है वहां पर पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो उससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि साहित्य का इतिहास में सबसे पहला शब्द आता है इतिहास। तो इतिहास का मतलब क्या होता है? अब कहेंगे कि फिर से वही इतिहास। तो इतिहास के देखो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो इसका साफ साफ अर्थ में अगर इतिहास की बात करेंगे तो अतीत यानी पास्ट में जितनी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं, मतलब इतिहास में क्या पढ़ते हैं, तो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि जो अतीत में जितनी भी प्रकार की घटनाएं हैं उनका जो अध्ययन है उसी को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर साहित्य का इतिहास है, और साहित्य में भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त अगर परिभाषा की बात करेंगे, जो हर जगह मानी जाती है, पूछी जाती है आपके लिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषा है जिन्होंने उन्होंने दी है कि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का क्या है, एक प्रतिबिंब है ना। तो साहित्य के इतिहास को अगर मिला जुला के अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो एक ओवरऑल परिभाषा क्या निकल के आएगी कि अतीत में जो लोग थे, ठीक है, अतीत में जितने भी लोग थे उनकी जितनी भी चित्रवृत्तियां थी, उनकी प्रवृत्ति थी, प्रकृति थी, उसकी चित्रवृत्तियों का जो प्रतिबिंब है या उसका जो कह सकते हैं कि उनकी जो सोच है उसका अगर लिखित रूप में देखेंगे तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें मिल जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि पहले के समय में, जैसे आज के समय में साहित्य लिखा जाता है, साथ ही साथ अब तो फिल्मों का भी दौर हो चुका है। तो जैसे कहा जाता है कि फिल्म क्या है, समाज का आईना है। तो आज के समय में क्या है कि जितने भी समाज में जितनी भी चीजें होती रहती है उस आधार पर मूवीज बनती चली जाती है, बायोग्राफीज बनती चली जाती है ना। लेकिन उस समय, पुराने समय में, इतिहास के समय में, जब आदिकाल का समय था, तो उस समय क्या था, उस समय इतनी चीजें एडवांस नहीं थी। यहाँ तक कि लिखने वगैरह में भी दिक्कतें हुआ करती थी, यानी पेपर, कॉपी, पेन, इन सब की कमी रहती थी। तो इसलिए काव्य का सहारा लिया गया। शुरू में आप देखेंगे कि काव्य ज्यादा दिखेंगे, बाद में देखते आएंगे कि यहाँ पे आपको पद्य की जगह गद्य आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और अब आपको दिखता होगा कि पद्य जो है खत्म ही हो गया। एक प्रकार से ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको क्या दिखती हैं, गद्य में दिखती हैं, है ना। खैर, उसको हम लोग धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इतिहास में, जब हम लोग हिंदी में अगर आते हैं तो यहाँ पर हिंदी में जो शुरुआत होती है वे, अगर हम बात करें, लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसका नाम था, क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या नाम था? फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, और इसके जो भाषा अध्यापक बनाए गए थे, अब इसके पीछे उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्या कहते हैं भारतीयों पर, मतलब ऐसा, मतलब एहसान दिखाने के लिए कुछ किया गया, नहीं। इसके पीछे का उद्देश्य मैं बताता हूँ। भाषा अध्यापक कौन थे? सदल मिश्र को बनाया गया था। ठीक है, और मुंशी पद किसको दिया गया था इस कॉलेज का? वो दिया गया था लल्लू लाल को। किसको? लल्लू लाल, जिनके नाम में केवल एक ही अक्षर है, लल्लू लाल। ठीक है, स्थापना वर्ष कभी कभी पूछ लेता है आपकी परीक्षा में, 1800 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी।
उद्देश्य कभी कभी पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों बनाया गया। तो इसलिए बनाया गया क्योंकि जब विदेश में जो लोग थे वो यहाँ पे आके जब ब्यूरोक्रेट्स बनते थे, नौकरशाह बनते थे, तो उनको भारतीय भाषा को समझने में बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी। यानी भारतीयों की जो भाषा है उनको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं यार, ठीक, क्या कि उनको तो अंग्रेजी आती थी। तो उसको समझने के लिए, ठीक, भारतीय भाषाओं को समझने के लिए जो विदेशी नौकरशाह थे उनको भारतीय भाषाओं को समझाने के लिए इस कॉलेज की स्थापना कराई गई। उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती थी, ठीक है, जिससे वे इंडियन लैंग्वेज सीखना शुरू करें। और यहीं से हिंदी साहित्य में आपको विकास दिखना शुरू होता है। उसके बाद तो कई संस्थाएं बनी, अलग अलग संस्थाएं बनी, उसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम उस रचना की तरफ चलने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए, मतलब क्या, हिंदी के लिए जो कह सकते हैं कि शुरुआत थी एक, ठीक है, एक नींव रखी गई। वो किसकी थी? वो थी गारसाद ताशी की रचना। किसकी थी? गारसाद ताशी। इसका नाम क्या है? गारसाद ताशी है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रचना रची। किस भाषा में रची थी? फ्रेंच भाषा में। फ्रांस, ये फ्रांस के थे, फ्रांस के निवासी थे, और इन्होंने फ्रांस में ही बैठे बैठे हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ आपको पूरा? इस्तवार दला लितेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ई है ये, ठीक है, एंदुई ए हिंदुस्तानी, दिख रहा है पूरा? अब देखिए, इस पुस्तक में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले कुछ विशेषताएं थी, कुछ बुराइयां थी, कुछ कमियां थी, क्या थी उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, जिससे प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही पूछता है कि गारसाद ताशी, या कह सकते हैं हिंदी साहित्य की पहली रचना या हिंदी साहित्य के पहला स्रोत कहाँ मिलता है? तो वो कहाँ मिलता है? गारसाद ताशी की पुस्तक इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में मिलता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है क्या आपकी परीक्षा में? देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं सारे बताऊंगा इससे संबंधित, ठीक है, कोशिश करेंगे कि कोई भी पॉइंट छूटे ना। भाषा की बात करेंगे तो किस भाषा में लिखी गई थी ये? किस भाषा में लिखी गई थी? फ्रेंच, ठीक है, पहले ही बताया कि ये फ्रांस के थे और फ्रेंच में लिखी गई थी। दूसरा, इनकी पद्धति की बात करेंगे तो इनकी पद्धति क्या थी? वो थी वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम का मतलब होता है अल्फाबेट वाइज। जैसे आज के समय में आप लोग देखेंगे जो इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, ABCDEF, इसके अनुसार जैसे होता है ना, उस तरीके से इन्होंने कवियों का स्ट्रक्चर रखा था, ठीक है। इसमें लिख दे रहा हूं कि अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। अब इसको जो प्रकाशित किया गया था वो 2 भागों में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, 2 खंड में। इसका जो प्रकाशन है वो 2 खंड में हुआ था। पहला हुआ था 1839 में, दूसरा हुआ था 1847 में। इसका नाम दिया गया प्रथम खंड, इसका नाम दिया गया द्वितीय खंड, ठीक है। ये 2 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया, उसके साथ साथ इसमें एक कमी और थी कि अब जैसे वर्ण क्रम के अनुसार इन्होंने लगा दिया, तो क्या हुआ कि जिस कवि का नाम ए से है वो पहले आ गया, भले ही वो आधुनिक काल का हो या रीति काल का हो। जिस कवि का नाम बी से है वो पहले आ गया, ठीक है, भले वो आदिकाल का ही क्यों ना हो। अगर आदिकाल का है, अगर बी है तो पहले आ गया। तो कहने का मतलब क्रम जो है उल्टा सीधा हो गया, ठीक है। साथ ही साथ एक कमी इसमें और थी कि जैसे
उर्दू हो गया, अरबी फारसी, ये सबको मिला के वहां पे रखा गया, इन सबको एक साथ कर दिया गया, संस्कृत प्राकृत को एक साथ कर दिया गया, मतलब मिक्स कर दिया गया, खिचड़ी कर दिया गया, मतलब एक प्रॉपर डाइवर्जन नहीं किया गया। यहाँ पे इन्होंने काल विभाजन भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आपको काल विभाजन नहीं दिखेगा। ठीक है, विभाजन नहीं था इनके यहाँ, क्या था, काल विभाजन नहीं हुआ, यहां तक काल विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोग को, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, फिर इसमें एक चीज और पूछता है, ये क्या पूछता है कि इसमें कितने कवियों के लिए वर्णन किया गया, इसमें इस पुस्तक में कितने कवियों का वर्णन किया गया है, तो वो है 738 कवि। ठीक है, वही अल्फाबेट के अनुसार कितने हैं, 738, 738 कवियों का वर्णन किया गया है इस्तवार दलाल इत्तेतुर एंदुए हिंदुस्तानी में। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। ठीक है, इसका, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी हुआ है। ठीक है, जो किसने किया है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं, दूसरे पेन से लिखूं जिससे आप लोग को समझ में आता रहे। एक पुस्तक के बारे में यहां तक लिख दे रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद की बात करेंगे तो हिंदी अनुवाद किसने किया है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, हिंदी अनुवाद किया है। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, देखिए ये तो हो गया विदेशी, अब उसके बाद हिंदी का, हिंदी साहित्य का हिंदी में सर्वप्रथम लेखन कहाँ हुआ था, बताने की कोई कोशिश करेगा किसके द्वारा हुआ था, तो वो थे, किसने किया है, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक रचना या कह लीजिए जो पुस्तक निकाली उसका नाम क्या था, शिव सिंह सरोज। ठीक है, इनके किताब का नाम क्या था, शिव सिंह सरोज। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को, हिंदी के लिए बात करेगा कि हिंदी साहित्य का हिंदी में सबसे पहला लेखन शिव सिंह सेंगर, किताब क्या था, शिव सिंह सरोज। इसमें कितने कवि थे, उसमें कितने थे बताओ, 738, इसमें कितने होंगे, 838। याद करने का एकदम सरल सरल तरीका ऐसे ही रहेगा। देखिए शुरुआत कहां से हुई है, गारसा दत्तासी से शुरुआत हुई है, कब हुई थी, 1839, फिर 1847, 2 खंड में। उसके बाद इन्होंने कब लिखा, 1883 में, 1883। ठीक है, 1883 में इनका कंप्लीट वाला, एक बार और पहले हुआ था 73 में, और वो कुछ गलतियां थी, उसके बाद फिर से उसका पुनर्विचार किया गया, फिर से एकदम सही वाला जो प्रकाशन किया गया था 1883 में किया गया था। तो शिव सिंह सरोज जो है, इसमें कितने कवि हैं, 1838 कवि। ठीक है, तो यहाँ पे कवियों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 1838 कवि हो गए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद इसमें कुछ अपडेट हुए बाद में, जब अपडेट हुए तो टोटल कवियों की संख्या कितनी हो गई, 1003। ठीक है, जब अपडेट हो गई तो यहाँ पर और कवि कितने हो गए, 1003 कवि हो गए। इनसे संबंधित इतने फैक्ट काफी हैं। ठीक है, यहीं तक यहाँ पे ये सारी चीजें पूछी जाती है। उसके बाद अब आगे बढ़े, जिसको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। ठीक है, लेकिन कालक्रम आपको यहाँ भी नहीं दिखेगा, शिव सिंह सेंगर वाले में भी आपको कालक्रम नहीं दिखेगा। अब उसके बाद जब सबसे वैल्यूएबल या कह सकते हैं कि जिसने हिंदी साहित्य की नींव रखी, एक्चुअल वाला, वास्तविकता वाली, तो वो जो किताब थी वो किसकी थी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उनका नाम क्या था,
पूरा नाम है जॉर्ज, कभी कभी पूछता है पूरा नाम क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने ही सबसे पहले काल विभाजन किया था। ठीक है, काल विभाजन की शुरुआत इन्होंने की और इन्होंने कालक्रम के अनुसार, इनकी पद्धति कालक्रम के अनुसार थी। इनकी किताब का नाम क्या था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्या नाम था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किस भाषा में लिखी गई थी, भाषा थी इंग्लिश या अंग्रेजी। ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई है, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे इसमें और भी चीजों की। अब यहां पे इसकी जो पद्धति थी वे किस अनुसार थी, कालक्रम के अनुसार हुई। ठीक है, कालक्रम के अनुसार का मतलब हो गया कि जैसे शुरुआत से आदिकाल की बात करेंगे तो आदिकाल में जो टाइम पीरियड था, फिर उसके बाद भक्ति काल, फिर रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल। खैर इन्होंने, ग्रियर्सन ने आदिकाल यानी आदिकाल को जो नाम दिया था उन्होंने चारण काल कहा था। भक्ति काल को 15वीं शताब्दी में यहाँ पर इस तरीके से इनका जो है अलग अलग तरीके से इन्होंने अपना क्या किया, मतलब नाम किया। और अलग अलग अभी और जितने भी आपको आगे दिखते जाएंगे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, आचार्य प्रसाद द्विवेदी हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, राहुल संस्कृत्यानंद हो गए, विश्वनाथ हो गए। ठीक है, मतलब जितने भी लोगों ने इतिहास में यहाँ पे रुचि दिखाई, सबने अलग अलग नाम दिया, उसको भी हम लोग यहाँ पे आगे देखते चलेंगे। ठीक है, तो इनकी पद्धति क्या थी, कालक्रम के अनुसार वाली पद्धति थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, इसको नोट करते चलिए। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिस मैगजीन में ये छपी थी या जिस मैगजीन में इसने सबसे पहले कदम रखा या कह दीजिए जिसमें आया था, तो वो था 1889 यानी 89 का टाइम, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या नाम था, कलर चेंज कर लेते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें क्या था, ये छपी थी और उसी के आधार पर यहाँ पर तथ्य मिले हैं। इसमें कुछ रिसोर्सेज भी दिए गए हैं कि किसके अनुसार इन्होंने रखा था, जिसमें इन्होंने गारसा दत्तासी का भी नाम डाला हुआ है, शिव सिंह सेंगर का भी नाम डाला हुआ है। ठीक है, ऐसे करके तो इस तरीके से यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आज हम लोग ना ये दो रचनाओं के बारे में पढ़ लिए हैं। और हाँ, इसमें इससे संबंधित एक चीज और जान लीजिए कि इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया था, क्योंकि ये इंग्लिश में था तो इसका एक हिंदी अनुवाद किया था। बस ये लास्ट चीज पढ़ेंगे फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। हिंदी अनुवाद किसने किया है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने। क्या नाम था उनका, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता। इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था इस पुस्तक का, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। तो लगभग ये जो मैंने दोनों रचनाएं आप लोग को बताई हैं, इनके आधार पर जितने प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने प्रयास किया है कि लगभग सारी चीजें आपको कवर हो जाए। ठीक है, इसमें विशेषताएं जितनी भी थी, देखिए
उस वाली जो इसके पहले थी द इस्तवार दलालित हिंदुस्तानी, उसमें क्या थी, कमियां थी, ठीक है। और इसमें कुछ विशेषताएं थी। इसकी विशेषताएं वही थी कि पहले कि यहाँ पर इन्होंने कालक्रम यानी काल विभाजन किया, दूसरा काल के अनुसार इन्होंने लेखकों का वर्णन किया, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा इंग्लिश भाषा में था और उसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्ता जी ने किया। फिर कहाँ छपी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ये आई थी। अब इसके बाद आप लोग आएंगे तो उसके बाद जो मिश्र बंधु विनोद हो गई, उसमें लगभग आपको 5000 कवियों का वर्णन मिश्र बंधु ने, 3 भाई थे मिश्र, तो वो तीनों ने जो रचनाएं रची है उसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे, या अगली क्लास में वहां से शुरू करने से पहले ये पढ़ लेंगे कि किसने कौन कौन सा किसको कौन नाम दिया। जैसे आदिकाल को चारण काल किसने कहा, बीज पवन काल किसने कहा। अगर बात करेंगे वहां पर कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, ठीक है। तो जिसने जो जो चीजें कही है वो चीजें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने बच्चे हमसे रेगुलर बेसिस पे जुड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नीचे नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, जुड़ सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस वगैरह कोशिश करेंगे कि चलती रहे यहाँ पर, ठीक। बाकी मिलते हैं कल क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।